हाय बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। सब बढ़िया रहना चाहिए बच्चा लोग। ईश्वर करे आप लोग आगे बढ़ो, पढ़े लिखो, खूब नाम रोशन करो और मेरा सबसे पहले नाम रोशन करो। ठीक है। तो बच्चा लोग आज हम लोग आ गए मॉल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 लेक्चर लेके। पहले मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया था डाल्टन एटॉमिक थियरी के बारे में, और उसके बाद में फिर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दिया। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वहीं से आपको थोड़ा सा स्टेट करके आगे बढ़ता हूँ बच्चा लोग। तो हम लोग को जानते हैं बच्चा लोग कि यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे करते हैं, जो कि आप लोग को पता बच्चा है, ये हम लोग का प्यारा सा दुलारा सा चैनल है हमारा केमिस्ट्री। ठीक है। तो हमारा सब प्यार से दुलारा हमारा केमिस्ट्री चैनल ने आपको पहले लेक्चर में क्या क्या बताया था, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के बारे में बताया था और कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। ठीक है। तो हम आज जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा, फास्ट रिपीट करूंगा बच्चा लोग, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। तो हमने बताया था न्यूक्लियस होता है, बताया इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, इलेक्ट्रॉन से चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है। किसके? न्यूक्लियस के। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है बच्चा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं उन्हीं को न्यूक्लियन कहते हैं। आप आगे चल के आपको उसके बारे में और बताऊंगा। ठीक है। तो इसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इसके, ठीक है, इसके फंडामेंटल जो पार्टिकल होते हैं, तो फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं बच्चा लोग? तो फंडामेंटल पार्टिकल जो इसके होते हैं वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसके बाद मैंने वहाँ भी बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर बताया था प्रोटॉन के बारे में, फिर बच्चा लोग मैंने बताया था न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा, तो आप लोगों को देखा होगा, इसका मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था। इसको बताया था रिप्रेजेंट करो ई से। ठीक है। या फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? -1 0। इसको प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करो, या फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H1 से, या फिर H+ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से बच्चा लोग, या फिर N0121 ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा लोग। उसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चा लोग इसका चार्ज कितना होता है, ये है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद मैंने इसका बताया था बच्चा लोग चार्ज कितना होता है। इसका चार्ज कितना बताया था मैंने आपको बच्चा लोग? -E। इसको क्या बताया था बच्चा लोग? +E। और इसका बताया था 0। हमेशा बच्चा लोग याद रखना, न्यूट्रॉन का चार्ज हमेशा 0 रहता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का माइनस, प्रोटॉन का +E रहता है। तो मैंने ये भी बताया था बच्चा लोग E की वैल्यू क्या होती है। E की वैल्यू मैंने यहाँ पे बताया था बच्चा लोग, E की वैल्यू क्या होती है? E = 1.602 × 10⁻20 -14 कूलम्स होता है बच्चा लोग। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका यूनिट कूलम्स होता है। ठीक है। ये होती है ई की वैल्यू। एक्चुअली में कोई ई पूछे बता चार्ज के टर्म्स में ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है 1.602 × 10⁻14 कूलम्स। ठीक है। इस बात को याद रखना। उसके बाद मैंने बताया था बच्चा लोग इसका मास कितना होता है। तो मास मैंने कितना बताया था बच्चा लोग इलेक्ट्रॉन को? आपको याद होगा, वीडियो देख लेना, आपको फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ। इसका होता है बच्चा लोग 1.6726 × 10⁻27 kg। ठीक है। 1.6726 × 10, सॉरी, ये इसका नहीं है बच्चा लोग, ये है इसका। इसका जो चार्ज होगा, सॉरी बच्चा लोग, इसका जो चार्ज होगा 9.1 × 10⁻31 kg। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। प्रोटॉन का कितना होता है बच्चा लोग? 1.6726 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है बच्चा लोग? न्यूट्रॉन का जो मास होता है नियरली प्रोटॉन के बराबर ही होता है। फिर मैं लिख दे रहा हूँ 1.6749 × 10⁻27 kg। ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन का जो है 9.1 × 10⁻31 kg, इसका 1.6726 × 10⁻27 kg, इसका कितना होगा बच्चा? 1.6749 × 10⁻27 kg। तो इसका जो मास है बच्चा लोग और न्यूट्रॉन का मास है नियरली अबाउट सेम है। सबसे कम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो मैंने आपको बच्चा लोग ये भी बताया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फार लेस देन दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मास किसका होता है बच्चा लोग, तो आप लोग यही बोलोगे सबसे ज़्यादा मास न्यूट्रॉन का ही होता है। ठीक है। और आपको और ये भी पूछा जाएगा इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंसी किसकी आती है? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन नथिंग बट इक्वल में ही आते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है इस फंडामेंटल पार्टिकल्स में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के रिवर्स के बारे में। ठीक है। जब भी आपको पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा मास किसका होता है? न्यूट्रॉन का। उसके बाद में उससे
ज़्यादा कम किसका होता है, प्रोटॉन का, सबसे कम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। कभी कभी जेई एस्पिरेंट वाले में या नीट में पूछ सकता है, मास बताओ इलेक्ट्रॉन का, मास बताओ प्रोटॉन का, मास बताओ न्यूट्रॉन का। और भी ऐसे बन सकता है, सीरीज बताओ, तो सीरीज आप बताओगे एम ई, एम पी, एम एन। तो आप बताओगे अगर सबसे एम ई का अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो पहले एम पी लगाना, फिर एम एन लगाना, ठीक है। अगर ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना पूरे, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाओगे बच्चा लोग, एम एन, उसके बाद में एम पी, उसके बाद में एम ई, सबसे कम होता है एम ई का, ठीक है। तो एम ई बोले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी बोले तो मास ऑफ प्रोटॉन, एम एन बोले तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, मास न्यूट्रॉन का होता है। लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन नथिंग बट द सेम होगा। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसको एक ही काउंट करेंगे, ठीक है। चलो इसको छापना है तो छाप लो, वीडियो पॉज करके लिख देना, ठीक है बच्चा लोग। तो बच्चा लोग हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चा लोग एक्चुअल में इस टाइम में न्यूक्लियॉन क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग को ये तो पता ही है बच्चा लोग कि हमें पता है कि हमारे एक अगर स्फीयर में एक ये हमारे ऑर्बिट है, ठीक है। ऑर्बिट में जो सेंटर में होता है स्फीयर, ये जो स्फीयर होता है इसी को बोलते हो बच्चा लोग न्यूक्लियस। यहाँ से आप लोग स्टार्ट रखना। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसी स्फीयर को क्या बोलते हो आप लोग, न्यूक्लियस होते हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हो, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है बच्चा लोग, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ कौन रिवेल करता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। तो ठीक है, अब इस बच्चा लोग हम लोग बताते हैं कि हम न्यूक्लियन की बात करें तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से ए हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियन से। न्यूक्लियन क्या होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियन क्या होता है बच्चा लोग, न्यूक्लियन कुछ नहीं होता है, द पार्टिकल, क्या लिखोगे न्यूक्लियन के बारे में, द पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। तो पार्टिकल कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हो, न्यूक्लियॉन, याद रखना। एक न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन होते हैं, दो न्यूक्लियॉन होते हैं। कौन कौन से दो न्यूक्लियॉन होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इस बात का मतलब है न्यूक्लियस और न्यूक्लियन दोनों अलग होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन प्रेजेंट रहता है। कितने न्यूक्लियॉन प्रेजेंट होते हैं, दो न्यूक्लियॉन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से दोनों न्यूक्लियॉन है, एक है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, एक प्रोटॉन है और दूसरा पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, इन्हीं को बोलते हो न्यूक्लियन। अब अगर मैं पूछूं बच्चा टोटल न्यूक्लियन कितना होता है, टोटल न्यूक्लियन कितना होता है, तो कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख दो, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, अच्छे से लिख दूँ, चलो अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। चलो टोटल नंबर ऑफ, इसको मैंने ऑफ लिखता हूँ बच्चा, तुम्हारे लिए ऐसा लिख सकते हो, ऑफ न्यूक्लियन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, प्लस क्या होगा बच्चा लोग, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों का जो सम होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है। तो कभी भी प्रोटॉन और न्यूक्लियन निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे देख सकते हो बच्चे लोग, जैसे ये है आपका सोडियम, ठीक है। चलो सोडियम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये है सोडियम। चलो यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं बच्चा लोग, सोडियम का मान लो 23 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चा लोग, इसी एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हो, प्रोटॉन भी, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इतना ही होगा 11 ही, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इतना ही होगा। इसी एटॉमिक नंबर को याद रखना, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो इतना 11 ही होगा, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इतना 11 ही होगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जितना नंबर ऑफ ये प्रोटॉन रहेगा याद रखना उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। इसी को प्रोटॉन भी इतना ही होगा जो एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर ही क्या है, प्रोटॉन है, और जितना प्रोटॉन रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी होंगे, तभी तो 11 इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के चारों तरफ घूमते रहेंगे, चुक 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 करते हुए, ठीक है। एक दूसरे को खींचेंगे, 11 प्रोटॉन इधर 11 इलेक्ट्रॉन इधर, एक दूसरे को खींच के
पूरे सर्कल का चक्कर लगाते रहेंगे, ठुक 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 ठुक। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा लोग हम लोग एक बात बोल सकते हैं, जितना नंबर टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या बच्चा लोग, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, तो ये इसमें देखो आगे हमेशा देखना, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन निकालने के लिए जितना एटॉमिक नंबर दिया है, ठीक है, तो उतने एटॉमिक मास से इसको डिवाइड कर दो। ये है मास, ये है इसका, तो ये कितना होता है बच्चा, एटॉमिक मास होता है इसका होता है, इसका मास कितना दिया है, मास नंबर कितना दिया है, 23 दिया है। ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये क्या होता है, या तो प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन, यही होता है। तो अब हम इसको अभी आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा बच्चा लोग कि अगर इसको निकालना रहेगा सोडियम का, तो इतना निकाल सकते हो कि प्रोटॉन, ठीक है, आपका प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, उसके बाद जो आपका प्रोटॉन होता है ये होता है एटॉमिक मास। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन टोटल मास होते हैं। ठीक है, मास नंबर बोल सकते हो, एटॉमिक मास नहीं बच्चा, इसको मास नंबर बोलो। ठीक है, आगे चल के इसके बारे में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये होता है मास नंबर, और ये एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन भी होता है न्यूट्रॉन भी होता है। तो अगर मैं इसको निकाल दूँ, पी कितना दिया है बच्चा लोग 11, न्यूट्रॉन मान लो हमको नहीं मालूम है, न्यूट्रॉन अगर हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, ये कितना है, मास नंबर कितना है, दोनों को मिला के 23। ठीक है, तो अब मुझे न्यूट्रॉन निकालना हो तो 11 को उस साइड भेज दो, तो 11 इजिकल टू क्या हो जाएगा, n इजिकल टू 23 माइनस 11 इजिकल टू 2, तो 12, एंड न्यूट्रॉन कितना निकल के आएगा 12। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड करो, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन निकल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन यहाँ पे कितना था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 23 माइनस एटॉमिक मास से, मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आता है। ठीक है, होप सो आपको समझेगा, आगे चल के इसका और वीडियो बनेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको छापना है तो छाप लो, उसके बाद आगे बढ़ते बच्चा लोग। हो गया बच्चा लोग, लिख के हो गया, चलो इसको रफ करते हैं। अब हम लोग बच्चा लोग सुनेंगे, इसको रहने देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हम लोग को पड़ेगी। ठीक है, इसकी ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी। चलो दूसरा बना देंगे। अब लोग बच्चा लोग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बी, पहला न्यूक्लियन पढ़े, अब न्यूक्लियन पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा, बी क्या रहेगा, एटॉमिक मास यूनिट। इसको स्मॉल में लिखो बच्चा लोग, AMU लिखते हैं ज़्यादातर, AMU या फिर स्मॉल यू। ठीक है, इसके बारे में तो न्यूक्लियन आप लोगों को पता रहना चाहिए बच्चा लोग। न्यूक्लियन कितने होते हैं, दो, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चा लोग। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ठीक है, ये AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, ये एक यूनिट है। ठीक है, इसको यू, स्मॉल यू से करते हैं। स्मॉल यू का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। ठीक है, इसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब यूनिफाइड क्या मात्रा है, एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, इसको बोलोगे बेटा, इट इज ए यूनिट, इट इज अ यूनिट टू मेजर द मास ऑफ एटम। एक यूनिट है बच्चा लोग जो मास ऑफ एटम को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका सिंबल्स क्या होता है, AMU। ठीक है, AMU, या फिर इसको स्मॉल यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको यूनिफाइड मास बोलते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर हुआ। अब बच्चा लोग हम लोग जानते हैं AMU की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो AMU कितने के बराबर होता है, AMU की जो वैल्यू होती है बच्चा लोग आती है 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। -27 का kg का मतलब होता है। अभी बच्चा लोग अगर इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ, ठीक है, इसको ग्राम में मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दूंगा। अगर इसको ये kg में है, अगर मैं इसे ग्राम में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, या तो ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब समझते हो बच्चा लोग, 1.66 -27 का मतलब है डिवाइड बाय 10 टाइम्स 27। कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, 1.66 डिवाइड बाय -27 का मतलब 10, ऐसे
27 जीरो लगाते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 इतने नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। और इसको कितना -24 से डिवाइड कर दो तो हो जाता है। ठीक है, तो ग्राम में लिखना रहेगा तो ऐसे, केजी में लिखना रहेगा तो ऐसे। ठीक है, इतना तो समझा। अब बच्चा लोग 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है। ये नियरली किसके बराबर होता है बच्चा लोग? न्यूक्लियन के। जरा देखना बच्चा लोग, इट इज नियरली इक्वल टू द 1 न्यूक्लियन। इट इज इक्वल टू द 1 न्यूक्लियन। 1 न्यूक्लियन का मतलब बच्चा लोग हम लोग आपको बताया था कि एक न्यूक्लियन में कितने होते हैं। ये मान लो हमारा सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर बता देता हूँ बच्चा लोग, यहाँ पर नहीं जाने दो, नीचे बता देता हूँ। ये समझ में आ गया इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, चलो इसका मतलब समझ में आ गया बच्चा लोग, अच्छी बात है। अब मैं बताता हूँ बच्चा लोग, ये हमारा मान लो सर्कल है, ठीक है, मान लो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो कितने प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू द 1 न्यूक्लियन, मतलब किसी एक प्रोटॉन या किसी एक न्यूट्रॉन के इक्वल होते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू प्रोटॉन, ऐसे लिख सकते हो, या फिर लिखो न्यूक्लियन, इट इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, ऐसे लिख सकते हो बच्चा लोग, बराबर है। या तो लिखो प्रोटॉन या तो लिखो न्यूट्रॉन। और बच्चा लोग इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते तो हम मान लो इसको सिर्फ इतने तक सीमित नहीं होती है बच्चा लोग, इसका एक यूनिट और है बच्चा लोग। ठीक है, ये 1.6 है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.6 इज, इट इज आल्सो इक्वल टू द 1 न्यूक्लियन। यहाँ मैं बोल रहा हूँ एक न्यूक्लियन, या तो प्रोटॉन बोलो या तो न्यूट्रॉन, 2 न्यूक्लियन होते हैं, या तो इट इज इक्वल टू द प्रोटॉन या इट इज इक्वल टू द न्यूट्रॉन, और इट इज आल्सो इक्वल टू द 1/Na। 1/Na बच्चा लोग लिख रहा हूं मैं, Na ग्राम। ठीक है, 1/Na ग्राम, ये इसके भी इक्विवेलेंट होता है। 1/Na ग्राम क्या होता है बच्चा लोग, यहाँ पे Na का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बच्चा लोग Na का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर जिसका वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये एवोगैड्रोस नंबर है। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है बच्चा लोग, मैंने एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मोल कॉन्सेप्ट का, उसमें आपको बताया था एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है। बेटा लोग एवोगैड्रोस नंबर में एक नंबर है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं भाई 1 डजन केला दे दो। ठीक है, तो 1 डजन फिक्स है, 1 डजन क्या है, फिक्स है। 1 डजन में कितने आते हैं, 12 kg। ठीक है, उसी तरह से एवोगैड्रो, जैसे डजन फिक्स है, डजन नाम फिक्स है ना, तो इसे एवोगैड्रोस नंबर भी फिक्स है। 1 डजन में 12 केले आते हैं। ठीक है, तो 12 एक बंच आता है, 12 का बंच आता है। उसी तरह एवोगैड्रो का बंच है जिसका इतने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। मान लो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बोलने जाए बच्चा लोग 1 मोल ऑफ बैट कितना होगा, मोल ऑफ बैट 1 मोल ऑफ, जबकि 1 मोल की वैल्यू फिक्स है 6.02 इंटू 10⁻23, जिसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। मोल फिक्स है, मोल फिक्स है जिसका बंच है, मोल एक बंच है जिस बंच की पूरी वैल्यू कितनी है वो 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इसके अलावा पूरी डिटेल्स में जानकारी हमने एक वीडियो बना के रखी है, उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगी। 12-13 मिनट का वीडियो है मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, वहाँ पे हमारे केमिस्ट्री के चैनल पर डालो मोल कॉन्सेप्ट शॉर्ट बोलो तो आपको ये निकल के आ जाएगा। इसको मैंने पूरा डिटेल्स में बता के रखा है। ठीक है, शॉर्टकट में ये समझो, जैसे 1 डजन मैं मार्केट में जाता हूँ, बोलता हूँ भाई 1 डजन केला दे दो, तो 1 डजन मुझे कितना केला देगा बच्चा, 12 केले देने वाले। अगर मैं उसको मैंगो बोलूँगा 1 डजन आम दे दो तो 12 आम दे देगा। अगर उसी से मैं बोलूँगा 1 मोल आम दे दो तो 1 मोल आम में कितना आएगा, 6.02 इंटू 10⁻23, इतना मुझे वो आएगा। अगर मोल में मांगने जाओगे तो, डजन में मांगेगा तो 12 आएगा, मोल में मांगने जाओगे तो इतना आएगा। 2 डजन में मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 डजन मिल जाएगा। 3 डजन चाहिए, 3 मोल चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मोल मिल जाएगा। किस नंबर मल्टीप्लाई करोगे, ये 1 मोल की वैल्यू कितनी है, इतनी। ठीक है,
ये आपका इतना डिटेल्स हो गया। अब चले बच्चा लोग आगे हम लोग आगे चलते हैं इसको। ये पूरा डिटेल्स आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर मैं इसे निकालना चाहूँ बच्चा लोग, मान लो मैं इसको बताने जाता हूँ कि किसी मुझे एक कॉन्सेप्ट बताओ, ठीक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो हमेशा याद रखना बच्चा लोग, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में सभी एटम्स के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चा लोग कि सभी एटम्स के न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, हाइड्रोजन का एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। और मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, वन वन के टर्म में इसका कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसका कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि 1 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। इस बात को याद रखना, ठीक है। हाइड्रोजन प्रोटियम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, प्रोटियम में यही होता है, तो 1 - 1 करोगे तो इसका कोई न्यूट्रॉन नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 होता है, इस बात को याद रखना होगा, ठीक है। तो इस टर्म में यहाँ पे ये फॉल नहीं होता है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का हो जाएगा, ठीक है। या फिर आगे भी देखोगे तो हमेशा देखना H1 के टर्म में न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सबके सभी एटम्स के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सिर्फ H11 के केस में न्यूट्रॉन नहीं होता। जेई अगर स्पीड में पूछा तो गिव द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द केस ऑफ H11, इसके केस में हमेशा याद रखना न्यूट्रॉन हमेशा क्या होता है, 0, n इक्वल टू इसका 0 होता है। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, क्योंकि यही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। और अगर ये मास 1 है तो 1 - 1 कर दोगे, न्यूट्रॉन की वैल्यू निकल के आती है जो कि 0 निकलेगी, तो इसका कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी सारे एटम्स का न्यूट्रॉन होता है, एक्सेप्शनल केस है। ये हो गया, इसको छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट कर लो। चलो बच्चा लोग, हो गया, चलो इसको रफ करते हैं। अब बच्चा लोग इसमें एटॉमिक मास यूनिट में एक चीज़ और कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में। अब हमको बच्चा लोग पता लग गया एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू कितना होता है, 1 AMU इक्वल टू कितना होता है बच्चा लोग, 1 AMU इक्वल टू 1 तुम्हारा 66 इंटू 10⁻⁻27 kg लिखो, या फिर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिखो, ठीक है। और बच्चा लोग इसके बारे में क्या बता सकता हूँ मैं, और इसके बारे में बता सकता हूँ, इट इज आल्सो इक्वल टू द किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 1 न्यूक्लियन। ये याद रखना, 2 न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूक्लियन होते हैं बच्चा लोग, एक प्रोटॉन का होता है, न्यूट्रॉन का होता है, ठीक है। तो इट इज आल्सो इक्वल टू द 1 न्यूक्लियन, ठीक है, 1 न्यूक्लियन। 1 न्यूक्लियन कौन कौन से होते हैं, इक्वल टू प्रोटॉन, एक ही न्यूक्लियन होता है, इक्वल टू न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता है बच्चा लोग, 1/Na, ठीक है, ग्राम, 1/Na ग्राम, ये इसको भी बराबर होता है। Na क्या होता है बच्चा लोग, Na इज इक्वल टू क्या होता है, Na इज इक्वल टू 6.022, या 23 भी लिखते हैं कहीं कहीं, 23, ठीक है। एक नंबर से, ये क्या बच्चा लोग, एक नंबर हो जाता है, ठीक है, एवोगाड्रो एक नंबर है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने क्या बताया बच्चा लोग, अब ये तो तुम्हारा क्लियर होगी। अब बच्चा अगर मैं बोलूँ 1 एटॉमिक मास ऑफ इसका बताओ, मान लो इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा, कितना होगा। मान लो एक प्रोटॉन का एटॉमिक मास इक्वल टू द 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का हो गया 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन का 1 एटॉमिक मास यूनिट हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चा लोग, एक न्यूक्लियन के अंदर कितने एटॉमिक मास यूनिट हो गए, 2 एटॉमिक मास यूनिट हो गए। इस तरह से अगर मैं बोल दूं बच्चा लोग, न्यूक्लियन के अंदर 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है, 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है, तो इसके अंदर कितने आप तुम्हारे एटॉमिक मास यूनिट होगा बच्चा लोग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 AMU। इसी तरह से अगर बच्चा लोग मान लो न्यूक्लियन के अंदर सोडियम का ले लेता हूँ, 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन, अगर मान लो 12 न्यूट्रॉन हो जाते हैं या 11 हो जाते हैं, कुछ भी कोई भी नंबर ले सकते हो बच्चा लोग, ठीक है। चलो 12 11 है तो ये 11 12 12 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कितना इसमें अंदर एटॉमिक मास यूनिट हुआ बच्चा लोग, 11 + 12 कितना हो गया,
23 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ऐसे से अब बच्चा लोग हम लोग आगे चलते हैं तो कुछ और एग्जांपल ले लो। सल्फर का ले लो। सल्फर का कितना होता है बच्चा लोग? 16 और 32। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं? 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन होते हैं। 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसमें कितना तुम्हारा एटॉमिक मास यूनिट हुआ? 16 + 16 32 एटॉमिक मास यूनिट हुआ। ठीक है, इस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। होप सो ये आपको एटॉमिक मास यूनिट पूरा क्लियर आ गया होगा। ठीक है, सल्फर का निकाल लो। इस तरह से और किसी का निकाल लो। ऑक्सीजन का ले लो बच्चा लोग। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। कितने हो गए? 16 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और बच्चा लोग क्या ले सकते हो? किसी का भी ले लो, सिर्फ उसका क्या करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड कर लो, आपको उसका एटॉमिक मास यूनिट निकल के आ जाता है। ठीक है, इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो एग्जाम्पल कर लो फास्ट। अब चलो, होप तो आपका हो गया रहेगा। ठीक है, चलो बच्चा लोग, अब अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स पढ़ने के बाद में हम लोग फिर आइसोटॉप आइसोबर्स के बारे में डिटेल्स से समझेंगे और पूरी चीज़ें बातें अच्छी तरह समझेंगे। हम जो सीरीज चल रहा है बच्चा हम लोग आइए हर बात को डिटेल्स में समझेंगे, अच्छे समझेंगे, यस समझेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो अगली वीडियो का इंतजार करते रहिए जो कि मॉल कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 3 होगा। तो पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हाँ, अगला वीडियो देखना मत भूलना। हैप्पी लर्निंग।